तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री का क्लास हम लोग का चल रहा है, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेनिन का इतिहास। ठीक है, तो अभी हम लोग का चल रहा है साम्यवाद, समाजवाद और रूसी की क्रांति। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा रूस की क्रांति। रूस की क्रांति क्या है, रूस की क्रांति कैसे हुई थी, रूस की क्रांति की अवधारणाएँ क्या है, ये सारे चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर जान। अब आगे हम लोग इस क्लास में समझेंगे। हम मेरा इस चैप्टर में क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर में 2 वीडियो हो चुका है। ये दूसरा क्लास है हमारा। पहला क्लास का चैप्टर का वीडियो आप लोगों का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। तो इस चैप्टर में हम लोगों का हो गया है 2 वीडियो, 2 क्लास हो गया है पीछे। एक क्लास में 2 नहीं 3 हो गया क्लास उसमें, ठीक है ना। एक क्लास में हम लोगों ने साम्यवाद समाजवाद क्या है ये समझा था। दूसरे क्लास में हम लोगों ने समझा था कि कार्ल मार्क्स की जीवनी। तीसरे क्लास में हम लोग रूस की क्रांति समझे थे, ठीक है ना। तो अब इस क्लास में हम लोग बात करने वाले रूस की क्रांति से ही रिलेटेड बात करने वाले हैं हम लोगों ने लेनिन कि रूस की जब क्रांति हुई, निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय के गिरफ्तारी के बाद रूस का क्या हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को हम बताते चले कि जो जार निकोलस द्वितीय हैं, ठीक है। क्लास के आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जितने भी मेरे बच्चे इस क्लास को ज्वाइन किए हैं, देख रहे हैं, वह एक प्यारा सा कमेंट जरूर मारेंगे कि आप लोगों को इसमें से कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, ठीक है ना। ओके, आइए बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं कि जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा, अभी तक जितने भी चीज़ हम लोगों ने पढ़े उसमें क्या पढ़े हम लोग कि रूस की क्रांति में जार निकोलस द्वितीय रूस की क्रांति का शासक था, ठीक है। उसके गिरफ्तारी के बाद पार्टियों का गठन हुआ रूस में पार्टियों के गठन के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। किसके? जार निकोलस द्वितीय की गिरफ्तारी होती है, उसके परिवारों की गिरफ्तारी होती है। उस समय वहाँ पर 2 पार्टी थी, एक थी बोल्शेविक पार्टी और एक थी मेंशेविक पार्टी। आप लोगों को वहाँ पर हम समझा दिए हैं पिछले क्लास में। बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन था और मेंशेविक पार्टी के नेता था कौन? केरेंस्की, ठीक है ना। तो केरेंस्की, वहाँ पर क्या हुआ कि बोल्शेविक पार्टी जो थी बहुदलीय पार्टी थी और मेंशेविक पार्टी जो थी वह अल्पसंख्यक पार्टी थी। तो इनमें क्या हुआ कि वहाँ पर बनना तो चाहिए लेनिन का सरकार, लेकिन लेनिन वहाँ पर उपस्थित नहीं था। क्यों उपस्थित नहीं था? तो लेनिन के इतिहास में थोड़ा सा इसे हम जान लेते हैं कि लेनिन कौन है। लेनिन एक महत्वपूर्ण चेहरा है, रूस की क्रांति की महत्वपूर्ण एक नाम है। इस नाम को हम पीछे क्या कारण, ये कैसे, मतलब इतना बड़ा नाम इसे हम कहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लेनिन ही रूस के सत्ता को उलट पलट कर दिया, बिल्कुल, ठीक है ना। तो लेनिन जो था ना, यह रूस का ही था, लेकिन यहाँ पर दिक्कत था कि निकोलस द्वितीय के कारण समय इसे देश निकासा दे दिया गया था और ये स्विट्जरलैंड में जाकर था। स्विट्जरलैंड में जाकर यह वहाँ पर रह रहा था, ठीक है। वहाँ पर रहने के बाद भी यह रूस में अपनी सेना का गठन किया था, अपनी सेना चला रहा था, अपनी पार्टी चला रहा था, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब निकोलस द्वितीय को गिरफ्तार किया गया, दोनों पार्टी बोल्शेविक मेंशेविक मिलकर जब इस घटना को जीती, इस क्रांति को जीत लिया, तो जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद यहाँ पर प्रश्न उठा कि रूस की जो गद्दी है उस गद्दी पर कौन विराजमान होगा, कौन यहाँ गद्दी पर बैठने वाला है। तो वहाँ उस समय वहाँ पर लेनिन उपस्थित नहीं था। तो बिना नेता के जनता क्या करेगी? लेनिन उपस्थित न होने के कारण अंततः मजबूरी में कहा जाए तो केरेंस्की को बैठाया गया। कहाँ पर? राजगद्दी पर। वहाँ के सरकार बनी, केरेंस्की नेता बना वहाँ का। केरेंस्की कोई अच्छा नहीं था, बता दें केरेंस्की के बारे में हम चलते थे। केरेंस्की का जो सरकार था वो कुछ अच्छा नहीं था। यह आने के बाद भी यह निकोलस द्वितीय के जैसा ही यह भी क्या करने लगा, यहाँ पर अपना शासन व्यवस्था करने लगा। यानी कि रूस के जो सेना थे, रूस के जो लोग थे, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कुछ बदलाव खास नहीं हुआ। ये भी अपने निकोलस द्वितीय के समय अपनी भलाई सोचते हुए अपना ही मनमानी करने लगा। कौन? केरेंस्की। और इस कारण से तब तक लेनिन की एंट्री हो जाती है कहाँ पर? रूस में। लेनिन हाजिर हो जाता है रूस में। याद रखिएगा, लेनिन जब आता है तो वह देखता है रूस की व्यवस्था, जो व्यवस्था है रूस की, जो यहाँ की व्यवस्था है किसानों की, मजदूरों की, वो वैसी ही है, कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो लेनिन कहा कि क्या हुआ, हम जीते, स्वतंत्र हुए। कैसे स्वतंत्र हुए?
यहाँ के जो नेता है वो अपना मनमानी कर रहा है, जो यहाँ के सरकार जो बनी थी वो अपना मनमानी ही कर रही है, और ये लोग किसान मजदूर बेचारे इनकी स्थिति तो वही है। ये कैसा बना यहाँ पर, ये कैसी सरकार बन गई, ठीक है ना। इन्होंने कहा चूँकि लेनिन के चाहने वाले बहुत थे, कहाँ पर, उनके रूस में लेनिन के चाहने वाले बहुत से, लेनिन के पार्टी में बहुत सारे लोग थे, किसान थे, गरीब किसान, क्योंकि गरीबों का मसीहा था ये भी, ठीक है ना। इनके लेनिन के बारे में थोड़ा सा इतिहास का गहरा अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल अच्छे समझ में और आएगा। तो लेनिन ने कहा कि ऐसा किया जाए कि एक और क्रांति की जाए। सभी जितने भी थे सभी परेशान थे भाई, केरेंस्की की सरकार से कोई ज़्यादा खुश नहीं थे, सब नाखुश थे। कहा कि हाँ ठीक है, एक और क्रांति कर दिया जाए, एक क्रांति हुई, एक और क्रांति होगी, क्या दिक्कत है। तो एक और क्रांति हुई 1917 में, जो हुई थी 7 नवंबर 1917 को जूलियन कैलेंडर के अनुसार, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 को क्रांति हुई थी। इसे हम जूलियन कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो ये 25 अक्टूबर 1917 की क्रांति होगी, और इसे हम नवंबर की क्रांति भी कहते हैं, अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर और नवंबर के अलावा इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह क्रांति नवंबर में होने के कारण इस नवंबर क्रांति, इसी को जूलियन के अनुसार अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इस क्रांति में भाग ले रहे लेनिन और उसके दोस्त, लेनिन के दोस्त थे टार्स्की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह क्रांति हुई। इस क्रांति में क्या हुआ कि सभी लोग मिलकर क्या कहे कि रूस के जो भवन है, जो सरकार के भवन, उन भवनों पर, वहाँ के कॉलेजों पर, वहाँ के चर्चों पर कब्जा कर लिया गया। और इन सब को देखकर केरेंस्की को लगा कि ला, ये भी तो लग रहा है कि मेरा जार का हाल ना हो जाए। वो डर से ही वो छोड़ छाड़ कर भाग गया, केरेंस्की भाग गया यहाँ से। तो यहाँ पर बिना युद्ध के ही, मतलब कहा जाए क्रांति से ही, यहाँ पर क्या हुआ, सरकार का पतन हो गया, केरेंस्की सरकार का पतन हो गया, केरेंस्की सरकार का नष्ट हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसे पतन हो गया। आगे समझ में, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेनिन के बारे में जान लेते हैं। तब वहाँ पर रूस की गद्दी पर लेनिन बैठता है, और थोड़ा सा लेनिन के बारे में हमें जानना है, और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि चूँकि लेनिन के बारे में जान जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से मज़ा आएगा, पढ़ने में समझ में आएगा। तो आइए लेनिन के बारे में जानते हैं। लेनिन का पूरा नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, पूरा नाम था, ठीक है ना, लिखे यहाँ पर। जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1870, ठीक है ना। स्थान था वेल्गा नदी के किनारे सिमवृक्स गांव में, ठीक है ना। लेनिन का जन्म हुआ था वेल्गा नदी के किनारे सिमवृक्स गांव में हुआ था, रूस में, ठीक है ना। मृत्यु 1924 में हुई थी, जनवरी 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। इसे हम लोग आगे समझेंगे। लेनिन के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए तो लेनिन बचपन से ही क्रांतिकारी था, बचपन से ही इसके मन में क्रांतिकारी भाव थे, और यह बचपन से ही कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर चल रहा था। कार्ल मार्क्स पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का मानने वाला था, ठीक है ना, फॉलो करने वाला था। क्या हुआ कि इनके भाई थे, इनके भाई को मार दिया गया, लेनिन के भाई को मार दिया गया, गोली मार दी गई थी। क्यों? तो लेनिन के भाई के ऊपर आरोप था, इनके भाई भी थे एक, उनके ऊपर आरोप था कि वह जार, और उनका नाम प्रथम जार थे जार अलेक्जेंडर। आरोप था कि जार अलेक्जेंडर की हत्या में इनका हाथ है। निहिलिस्टो जो थे ना, आतंकवादी संगठन, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, आतंकवादी संगठन के साथ ये मिले हुए थे, इनका हाथ था, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इस कारण से निकोलस द्वितीय जो था वह गोली मार दिया था इनके भाई को, और भी क्रांतिकारी भाव उत्पन्न हो गया था। क्योंकि क्रांति के कारण ही इन्हें देश निकाला मिला था, इसके खिलाफ इन्होंने क्रांति की तो इन्हें देश निकाला दे दिया गया था। ये स्विट्जरलैंड में चले गए थे, स्विट्जरलैंड में जाकर वहाँ के निवासी थे, ठीक है ना। जब तक निकोलस था तब तक ये रूस नहीं आ सकते थे, ठीक है ना, इनके ऊपर बॉन्ड लगा था। ओके, बात किया जाए तो लेनिन के बारे में हो गया था। आप लोग लेनिन के बारे में थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं लेनिन के कार्य, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाता है कि लेनिन के कार्य लिखे, लेनिन के क्या कार्य है लिखे, लेनिन के कार्यों की वर्णन करें, लेनिन के कार्यों की चर्चा करें, ठीक है। तो आइए हम लोग लेनिन के कार्य की समझते हैं। सबसे पहले युद्ध की समाप्ति होती है। युद्ध लेनिन ने क्या किया कि भाई युद्ध की समाप्ति हुई, लेनिन जब वहाँ का राजा बना तो युद्ध की समाप्ति हुई। अब चूंकि लेनिन जो था ना वो गरीब दल का राजा था,
पहली बार गरीबों की सरकार बनी थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर जितने भी संपत्ति वाले लोग थे, जब इसकी सरकार बनी तो डर गए, भय से एकदम कांप उठे कि लो लेनिन आगे हमारे सारे संपत्ति को छीन लेगा, कुछ होगा ऐसे ही। वो डर गए थे, ठीक है ना। डर के कारण उन्होंने भी अपना एक गठन करना शुरू कर दिया था लेनिन के खिलाफ, ठीक है ना। युद्ध की क्रांति का दमन कैसे हुआ, ध्यान से समझिएगा, कैसे इसे नष्ट किया लेनिन ने। लेनिन जो था, जो वहाँ के धनी मनी वर्ग के लोग थे, वो लेनिन के खिलाफ, लेनिन को हटाने के लिए एक अपना मतलब गठन करने लगे। और इसकी भनक लग जाती है लेनिन को इसकी भनक लग जाती है। भनक लग जाने के बाद लेनिन ने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, वो अपने दोस्त टार्स्की को कहकर एक सेना का गठन करवाया। एक ऐसी सेना की टुकड़ी बनवाई जिसका नाम रखा गया चेका, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो चेका क्या है, एक सेना का टुकड़ी है। चेका क्या है, एक सेना की टुकड़ी है, याद रखिएगा। चेका कहाँ की सेना है, तो रूस की सेना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है ना। तो एक सेना की टुकड़ी बनाई गई जिसका नाम रखा गया चेका, ठीक है ना। और इस टुकड़ी में ध्यान दीजिएगा, इस टुकड़ी में सेना को आदेश दिया गया कि रूस के अंदर कहीं भी ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है, रूस के अंदर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी भनक लगता है कि कोई पूंजीपति या कोई ऐसे लोग जो अपने सरकार के खिलाफ यानी कि लेनिन के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है या आवाज़ उठा रहा है, तो उसको गोली मार दिया जाए, डायरेक्ट, कोई सुनवाई नहीं, ठीक है ना। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। चेका हजारों लोगों को गोली मारी, जहाँ जहाँ से आवाज़ उठे, जहाँ जहाँ से ऐसी बातें निकल कर आई, उसको गोली मार दिया गया। हजारों लोग को गोली मार दिया गया। और इसके कारण डर से लोग लेनिन के विषय में कोई फैसला नहीं लेते थे, कोई संगठन नहीं करते थे। हाँ, इस तरह जो लेनिन का व्यवस्था था वो ख़त्म हो गया। मतलब वहाँ के जो अमीर लोगों के जो डर भय लेनिन का था कि वो कुछ करवा देंगे, वो ख़त्म हो गया यहाँ पर चेका के गठन के कारण। अब क्या हुआ कि पूरे रूस में गरीबों की सरकार बनी, सब उसी को मानने लगे। आगे चलकर लेनिन ने भी क्या किया कि इनका जो संपत्ति था, सारे संपत्ति को छीन लिया। जितने भी पूंजीपति लोग थे सबके संपत्ति को छीन लिया और कहा दिया कि ये सरकारी संपत्ति है, सरकार की है, किसी के पास कोई संपत्ति नहीं रहेगी, भले वो किसान हो या वो कोई पूंजीपति हो। सारे जमीन जायदाद को छीन लिया गया, एक नियत जमीन जायदाद के अंतर्गत छोड़ा गया, ठीक है ना, रहने से। ओके, और यह देख करना जैसे बड़े बड़े देश है अमेरिका, इंग्लैंड, इन देशों में पूंजीपतियों का राज था। इनको भी डर सताने लगा कहीं कि यहाँ के भी नेता इनके खिलाफ विद्रोह न कर दे, यहाँ की नेता इनके खिलाफ कुछ कर न दे, ठीक है ना। और इस डर से लेनिन को ख़त्म करने के लिए अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश क्या करने लगे, या अब रूस के अंदर एंट्री मारने लगे। रूस के अंदर जाकर रूस के जो पूंजीपति लोग थे उन लोगों की मदद करने लगे, उनके सहायक बन गए और उनके सहायता से यह लेनिन के मात देने की कोशिश की। तब इसका भी भनक लगता है लेनिन को। लेनिन, ध्यान दीजिएगा, वह राज करने नहीं आया था, वह युद्ध करने आया था, सबसे लड़ने आया था। वह क्या किया कि जब इसकी भनक लगती है तो उसने कहा टार्स्की से, इसका इनके दोस्त था लेनिन का, टार्स्की से कहा कि एक और सेना का गठन करो जो विदेशों में कार्य करे। तो एक और सेना का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया लाल सेना। याद रखिएगा, लाल कुर्ती की बात नहीं कर रहे हैं, लाल कुर्ती वो दूसरा है, उसकी इंग्लैंड में स्थापना हुई थी, वो दूसरा है, ठीक है ना, ये दूसरा है। लाल सेना का गठन हुआ और लाल सेना जितने भी विदेश में आवाज़ उठ रहे थे उन आवाज़ों को दबाने का काम कर रहा था, ठीक है ना, लेनिन के खिलाफ। तो याद रखिएगा, दो सेना का गठन हुआ, एक चेका, एक लाल सेना। तो ये थी युद्ध की समाप्ति। इस तरह धीरे धीरे युद्ध की समाप्ति हो गई और अमेरिका बाद में अपना वर्चस्व लेनिन के बाद में एंट्री करेगा यहाँ पर और रूस की बंटवारा करेगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी तो लेनिन के शासन काल में सारी व्यवस्था, सारी शासनीय व्यवस्था, हर चीज़ अच्छा था, हर चीज़ अच्छा चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं था, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक नीति, आर्थिक व्यवस्था। अब रूस की आर्थिक व्यवस्था क्या है। रूस की जो आर्थिक व्यवस्था पहले खराब थी, लेनिन ने क्या किया कि उस आर्थिक व्यवस्था पर काम करना। जितने भी किसान थे, जितने भी वहाँ पर पूंजीपति लोग थे, सबसे ज़मीनें छीन ली,
सबसे छीन लिया। वहाँ पर जो भी व्यक्तिगत कल कारखाने थे सब कारखानों को अपने अंडर में ले लिया, बोल दिया कि सरकार का है। इन सब चीज़ पर सरकार की हक है, सरकार का व्यवस्था है, सरकार का कार्य करे, ठीक है ना। मतलब इस पर किसी भी निजी व्यक्ति का हक नहीं है, निजी व्यक्तित्व हटा दिया, ठीक है ना। और इस व्यक्तित्व हटाने के बाद यहाँ पर बोला किसानों से कि आप लोग ये खेत पर मतलब क्या कीजिए, आप खेती कीजिए, कृषि कीजिए, और कृषि करने के बाद जितने भी कृषि उत्पन्न होगी वो सरकार की हो जाएगी, और यहाँ आपको इस कृषि के बदले एक नियत अनाज दे दिया जाएगा वेतन के रूप में, जिससे आप लोग की भूमिका चलेगी, आप लोग का जीवन चलेगा। अब देखिए इसका बुरा प्रभाव पड़ा यहाँ पर, ठीक है ना। बुरा प्रभाव यह पड़ा कि इन किसानों ने क्या किया, इन किसानों और पूंजीपतियों ने जब ऐसी व्यवस्थाएं लागू हुई तो ये बिना मेहनत के, चूँकि अब कोई काम करे या ना करे सरकार अनाज देगा तो देगा ही, जिससे मिलता है ना राशन, उसी तरह सरकार अनाज देगा तो देगा। खेती में अनाज, खेत में अनाज उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन अनाज आपको देना पड़ेगा, सरकार अनाज देगी। मैंने खेती में अनाज बोल दिया जाएगा मरा गया, नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी सरकार आपको अनाज देगी। तो ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई, और क्या हुआ कि ऐसे स्थिति में बहुत ज़्यादा हानि हुआ रूस में। एक बार फिर से मतलब स्थिति खराब होने लगी कि किसान जो ना काम नहीं करते थे मन से, क्योंकि उनका हक नहीं था, उसका सरकार का है ना। बलाई टेटते रहते थे, इससे भी काम नहीं करते थे। मतलब सरकारी काम कितना धीरे धीरे होता है, प्राइवेट होता तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, कि उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर अनाज की उत्पत्ति बहुत कम हो गई थी, रूस में अनाज के जो स्तर था वो गिर गया था बिल्कुल, और सरकार उनको अनाज दे रही थी। सरकार अपने घर से अनाज देगी कि इन्हीं का अनाज लेकर इन्हीं को देगी, ठीक है। तो ये समस्याएं हो गई, और लोग काम का आलस बन गए, फ्री में मिल रहा था क्या काम करना, ठीक है ना। तो आलस बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे आर्थिक व्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, और अंततः सरकार को कोई नया एक्शन लेना पड़ा, नई आर्थिक नीति बनानी पड़ी, ठीक है ना। देखिए कुछ समझ, इसके बाद हम नई आर्थिक नीति इसमें समझेंगे इसको थोड़ा सा। समाज सुधार क्या किया गया है, ध्यान समझिएगा। कुछ जो अजीबोगरीब जो नियम कानून थे ना, उन कानूनों को यहाँ पर ख़त्म किया गया। जैसे नारी और पुरुषों को समानता का अधिकार दिया गया कि नारी और पुरुष दोनों बराबर है, एक समान है, समानता का अधिकार दे दिया गया। दूसरा, शिक्षा पर चर्च का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया, यानी जो व्यवस्था थी कि लोगों को शिक्षा देने का काम चर्च करेगा, चर्च में लोगों को शिक्षित किया जा रहा था, चर्च में ही लोग पढ़ते थे जो रूस में, उनको हटा दिया गया कि नहीं चर्च यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कि पढ़ाएगा, कोई अदर भी पढ़ा सकता है, कहीं से भी शिक्षा दे सकता है, इसे हटा दिया गया, ठीक है ना। जो वर्चस्व था उसे समाप्त कर दिया गया। निःशुल्क शिक्षा प्रारंभिक व्यवस्था, सरकारी शिक्षा व्यवस्था बनाया गया, प्राइवेट जो कॉलेज इंस्टीट्यूट थे जो व्यवस्थाएं थी उन्हें समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था बनाई गई, सारे ये व्यवस्था को समाप्त करके अब निःशुल्क यानी फ्री में सरकारी सेवा दी गई, ठीक है ना। वहाँ के जो अमीरों के बच्चे थे जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा करते थे, जो गरीब किसान के मजदूर के जो बच्चे थे वो नहीं पढ़ पाते थे, लेनिन की सरकार, गरीबों की जब सरकार बनी तो इसे हटा दिया गया, ठीक है ना। और हटाकर निःशुल्क यानी सारे जितने भी प्राइवेट संस्थाएं थी उन संस्थाएं को बंद कर दिया गया, और उनके स्थान पर निःशुल्क सरकारी यानी लेनिन के द्वारा जो चालू किया गया प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता। जो जार निकोलस द्वितीय के समय वहाँ पर यह कहा गया था कि जो यहाँ पर रहने वाले लोग या बाहर के लोग हो या रूस के लोग हो, सभी लोगों को रूसी बनकर रहना पड़ेगा, रूस की नीति, रूस के नियम निर्देशों के अनुसार चलना पड़ेगा, इसे हटा दिया गया। वहाँ पर कोई धर्म की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी जो वहाँ पर लोग आए रूस के धर्म को पालन करेंगे। जो नियम कानून था उस नियम कानून को हटा दिया, किसने? लेनिन ने। और जब ये हटाया लेनिन, धार्मिक स्वतंत्रता दी लोगों को कि अपना अपना धर्म मान सकते हैं, अपने धर्म पर अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये नियम हटाया तो लोगों के अंदर एक उत्साह आया, लोगों ने कहा कि ये सरकार अच्छी है, ठीक है। क्योंकि कितना भी गरीब क्यों ना हो, जब उसको धर्म को छीना जाएगा तो आवाज़ उठाएगा। तो उस समय आवाज़ उठा था, और इस समय जब ये धर्म को वापस दिया लेनिन ने तो सभी लोग के अंदर खुशी थी, एक उत्साह था, यानी लेनिन के प्रति पहले से ही वह सभी को दिलों पर राज कर रहा था, और भी ज़्यादा उसकी सरकार मजबूत हो गई, ठीक है। यहाँ पर सबसे लेनिन ने एक अलग काम किया कि एक दलीय व्यवस्था स्थापित कर दी विकास के चक्कर में। ध्यान दीजिएगा, लेनिन ने क्या किया कि पूरे समय को पंचवर्षीय योजना में बांट दिया। यानी कि पंचवर्षीय योजना क्या है
तो एक समय लिया गया, एक लिमिट ली गई कि 5 वर्ष का समय लिया गया और 5 वर्ष में ये देखा गया कि 5 वर्ष के अंदर हमें इतना विकास कर लेना है। मतलब एक एरिया बनाया गया कि 5 वर्ष के अंदर हम इतना विकास कर लेना है, इस इतना विकास को, इतना हमारे टारगेट को पूरा करने, एक टारगेट बनाया गया, ठीक है ना। जैसे बच्चे आप लोगों को भी मैं बताता हूँ रहता हूँ कि आप लोग भी टारगेट के हिसाब से पढ़िए, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग भी टारगेट बनाए कि 2 चैप्टर आज क्लियर करना है तो कर लेना है, तो उसी तरह एक टारगेट बनाया गया पंचवर्षीय योजना का, 5 वर्ष पर इसका एक टारगेट बनाया गया। और इस टारगेट को पूरा करने के चक्कर में लेनिन ने एक दलीय व्यवस्था स्थापित कर दी, यानी कि अपने टारगेट को, विकास को पूरा करने के चक्कर में किसी का सुनता ही नहीं था। थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत किया लेनिन, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ओके, अब बात किया जाए हम लोग, ये सामाजिक सुधार हो गया। प्रशासनिक सुधार क्या है? प्रशासनिक मतलब क्या? वहाँ की जो सेना थी, वहाँ के जो पुलिस वगैरह थी, इन सबों का सुधार क्या है? तो आइए समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक मानेगा वहाँ की जो सेना थी, वहाँ के जो पुलिस दस्ता थी, इन सबों का सुधार किया गया। क्या हुआ कि सबसे पहले प्रशासनिक सुधार के लिए क्या किया कि वहाँ के जो सैनिक था, जो कि लोगों को सताने या इस सब का काम कर रहा था, इसका सरकार बिल्कुल डायरेक्ट जनता के संपर्क में था। आपको बता दें कि जार निकोलस या जार जो पिछला सरकार थी वो क्या थी, वो डायरेक्ट जनता के संपर्क में नहीं थी, वो चाटुकार और चापलूसों के संपर्क में थी। लेकिन ये सरकार जो थी ना, ये डायरेक्ट जनता के संपर्क में थी, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। और बात किया जाए तो 1918 में यहाँ पर एक संविधान लागू किया गया। अभी तक वहाँ पर कोई संविधान नहीं था। वहाँ पर राजा का जो जुबान था, जो कथन था, वही संविधान था। जो राजा कह दिया वही संविधान है, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जो जार था वो खुद को अपना भगवान मानता था, पहले भी आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में। तो यहाँ पर इन्होंने, लेनिन ने 1918 में एक संविधान का निर्माण किया, एक संविधान बना दिया, ठीक है ना, कि हम भी इस संविधान के माध्यम से चलेंगे ताकि हमसे भी गलतियाँ ना हो। इस संविधान के अनुसार रूस को, एक ध्यान दीजिएगा, इसे याद रखिएगा, रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर कहा दिया गया कि रूस क्या है, स्वतंत्र राज्य है, ठीक है ना, इस पर किसी का वर्चस्व नहीं है, ये एक स्वतंत्र देश है, ठीक है। और बाद में इसे सोवियत संघ का नाम दिया गया, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ विख्यात हुआ। आगे यूएसएसआर के नाम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, यूएसएसआर के नाम से आगे हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से आगे जाने देंगे, ठीक है। और लेनिन ने इसकी नई राजधानी मॉस्को को बनाई। लेनिन ने नई राजधानी किसको बनाई? मॉस्को को नई राजधानी बनाई, ठीक है। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो मताधिकार की व्यवस्था, यानी कहा गया कि यहाँ की जो सरकार है वह सरकार जरूरी नहीं है कि लेनिन बन गया तो लेनिन के ही घर, लेनिन के ही लड़का, लेनिन के ही परिवार से कोई यहाँ पर सरकार बनेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जो व्यक्ति इस पद के काबिल होगा उस व्यक्ति को यहाँ की जनता सरकार बनाएगी। और इसके लिए वहाँ पर मताधिकार लाया गया, ठीक है ना, मत देने का, यानी वोट देने का अधिकार लाया गया। और वोट देने का अधिकार 18 वर्ष के लोगों को दिया गया ताकि 18 वर्ष के लोग सोच समृद्धि रख सकते हैं। बच्चे तो नहीं, किसी में वोट डाल देंगे, मत कर देंगे ना, तो इसीलिए एक समझदार व्यक्ति को नियत उम्र रखा गया कि इस उम्र के लोग यहाँ पर मत अधिकार देंगे, वोटिंग करेंगे, ठीक है ना। आया समझ में? आइए समझ लेते हैं हम लोग नई आर्थिक नीति को, ठीक है। नई रूस की व्यवस्थाएं थी, अब नई आर्थिक नीति पढ़ेंगे। उसके बाद नई आर्थिक नीति के बाद लेनिन के बाद में अब रूस के क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग, थोड़ी विदेश नीति है, विदेश नीति पढ़ने के बाद में हम लोग जानेंगे कि आगे रूस का क्या हुआ, रूस में किसकी सरकार बनी, ठीक है। नई आर्थिक नीति NEP जिसे बोला जाता है नई आर्थिक नीति NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। अब ध्यान दीजिएगा, अब फिर आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ से इसे कनेक्ट करते हैं, आर्थिक व्यवस्था से इसको कनेक्ट करते हैं। आर्थिक व्यवस्था में हम आपको बताएं कि किसानों की जो व्यवस्थाएं थी, किसानों का जो ज़मीनें थी जो कि छीन ली गई थी और उनको, किसान को खेती करने के लिए बोल दिया गया था कि आप यहाँ पर खेती कीजिए, आपको सरकार एक नियत में क्या देगी, धान देगी, एक नियत में आपको अनाज दे देगी, ठीक है ना। आप खेती करके सरकार को दीजिए, आप अनाज। और इसमें किसान जो खेती नहीं कर रहे थे, किसान जो थे वह खेती नहीं कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, उनको अनाज मिल ही जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। इससे क्या हुई, रूस की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ होगी, इससे रूस में अन्न की कमी होने लगी, ठीक है। और इस व्यवस्था को देखते हुए लेनिन को लगा कि मैंने गलत कर दिया, ठीक
ठीक है ना। तो लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी पारित की, ठीक है ना। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के तहत लेनिन ने कहा कि हम नई आर्थिक नीति लाएंगे और इस नीति के अनुसार हमारी जो रूस है, रूस की इकोनॉमिकल व्यवस्था चलेगी। ओके, तो नई आर्थिक नीति 1921 में पारित हुई थी। याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं, नई आर्थिक नीति कब पारित हुई, ठीक है ना। धीरे धीरे करते करते सारे क्वेश्चनों का आंसर हम जान जाएंगे और उसके बाद अपना क्वेश्चन आंसर एक बार उठाइएगा। देखिए मजा ना आ जाए ना तो फिर से बात कर, ठीक है। हम लेकर आएंगे ना क्वेश्चन, इसका आंसर चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल मजा आएगा। तो नई आर्थिक नीति NEP 1921 में पारित हुई नई आर्थिक नीति NEP, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग। इस नीति के अंतर्गत क्या हुआ कि किसान और जो व्यक्तिगत लोग थे उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया, यानी जो संपत्ति छीन लिया गया था सरकारी करके सरकारी रहेगा, वह संपत्ति को वापस लौटाएगा, लेकिन एक नियत क्षेत्र में। याद रखिएगा, पूरा संपत्ति जैसे पहले था वैसे नहीं, समान अधिकार से सबको संपत्ति वापस दिया गया, ठीक है ना। और उसका भी कुछ नियम कानून शर्त रखा गया, इसे तो बोलते हैं नई आर्थिक नीति NEP, ठीक है। पहला ध्यान दीजिए, पहला क्या था कि किसान को एक निश्चित अनाज देने का, निश्चित अनाज देंगे। यहाँ पर रखा गया कि किसान क्या करेंगे, एक निश्चित अनाज। देखिए बिल्कुल थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये नई आर्थिक नीति को बहुत दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर कहा गया ना किसानों से कि आपसे जो ज़मीनें ले ली गई है, आपको ज़मीनें वापस दी जाएगी, ठीक है ना। आप खेती कीजिएगा अपने मन से, अपना वो आपका खेत हो जाएगा। आप उस पर थोड़ा सा मेरे बातों को यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि आप ये खेत ले लीजिए, खेती कीजिए, ठीक है। खेती करने के बाद सरकार आपसे अनाज ये पूरा नहीं लेगा। जैसे पहले आपसे सरकार अनाज ले लेता था, उसके बदले एक नियत अनाज देता था आपको कि लीजिए अपना चलाइए काम, ऐसा सरकार नहीं करेगा। सरकार क्या करेगी कि आपको खेत दे दिया जाएगा कि लीजिए अपना खेत, खेती कीजिए, जितना मर्जी उतना उपजाइए, जितना हो सके उतना उपजाइए, सरकार को एक नियत रूप में अनाज पहुंचा दीजिएगा। ऐसे समझ में ना। देखिए लेनिन बहुत तेज था, कहा कि सरकार को, जो सरकार आपको एक नियत रूप में अनाज दे रही थी, आप सरकार को अनाज पहुंचा दीजिएगा एक नियत रूप में। सरकार मैं सारे अनाज आपका नहीं लेगी, आप जितना मर्जी उतना उपजाइए, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आप एक नियत रूप में अनाज पहुंचा दीजिएगा सरकार को, टैक्स दे दीजिएगा बस। अब किसान देखिए यहाँ पर यह बहुत ही बढ़िया काम हुआ। किसान के पास जब ज़मीन पहुंचा ना, तो किसान ने अपने भर कर जितना मेहनत करेगी इतना अनाज उपजेगा, बहुत ज़्यादा अनाज उपजेगा तो हमारा फायदा होगा, हमारा लाभ होगा। अपना लाभ उसमें दिखाई देने लगा किसानों को। पहले नहीं दिख रहा था, पहले तो जितना हो या ना हो सब तो सरकार को ही नहीं देना है, ले जाओ, सब होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, सरकार हमें दे ही रहा है। यहाँ पर क्या किया कि नहीं होगा, जो मेरा होगा, तो वो मेहनत करने लगे, लगन से काम करने लगे, आलसपन छोड़ दिए और सरकार को एक नियत भाग कर दे देना है, ले जाओ भैया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ, पहला। दूसरा, जो जमीन था, जमीन पर संवैधानिक रूप से राज्य का अधिकार रहेगा। जमीन जो किसान को दिया गया ना, किसानों को, वह जमीन उनके नाम नहीं कर दिया गया कि लीजिए आपका हो गया, नहीं, उनको कहा गया कि यह आपका जमीन है, ठीक है ना, जमीन तो आपका ही है, ठीक है, आपका नाम से ये आपको हो गया, लेकिन संवैधानिक रूप से हुआ। ये राजकीय रूप से राज्य का जमीन रहेगा, इस पर राज्य का अधिकार रहेगा। राजकीय रूप से इस पर राज्य का अधिकार रहेगा, मतलब इस जमीन को आप बेच नहीं सकते हैं किसी को, बस अपना कार्य के लिए यूज कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, अन्यथा किसी को बेच नहीं सकते हैं। ये जमीन जो है आप किसी को भी नहीं बेच सकते हैं, ठीक है ना, बस अपना खेती कर सकते हैं, उससे किसानों के नाम खेती करना, बस बेच नहीं सकते हैं ना। तो ये दूसरा कार्य किया गया। तीसरा, उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया, उद्योगों को बांट दिया गया, छोटे छोटे स्तरों पर बांट दिया गया, ठीक है ना, कि आप लीजिए पूंजीपति जो थे उनको या किसान जो भी उद्योग में अपना इंटरेस्ट लाए थे, उन्हें उद्योग को दे दिया गया कि लीजिए आपका उद्योग है, इस पर अपना काम कीजिए, इस पर अपना समझ कर इसे कीजिए, उधर दे दिया गया, ठीक है ना। एक और काम किया गया जो कि हम लिखे हैं, नीचे आपको मिलेगा कहीं, इसी में लिखे होंगे।
औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों का आगमन, और यहाँ पर देखिए आएगा 3 नंबर में लिखे उद्योगों का व्यक्तिगत किया गया, उद्योगों को दे दिया गया कि लीजिए भाई आपका उद्योग होगा, इस पर सरकार का कोई हक नहीं होगा, लेकिन आप उसमें 20 वर्कर रख सकते हैं, 20 वर्कर रख सकते हैं, 20 काम करने वाला रख सकते हैं। यदि 20 से अधिक काम करने वाला उसमें होगा तो वह सरकार की कहलाएगी। नई आर्थिक नीति में रखा गया कि 20 वर्कर है तो आपका 20 के नीचे है तो आप उसके मालिक हैं छोटे स्तर पर, लेकिन 20 से अधिक यदि उसमें वर्कर आए तो उसका मालिक सरकार होगा, रखा गया। ठीक है ना, इसी को कहते हैं उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ओके, अगला बात किया जाए तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों का आगमन किया गया। कहा गया विदेशी कंपनियों से कि आइए मेरे यहाँ आइए, आकर मेरे यहाँ इतने सारे क्षेत्र हैं, ज़मीनें हैं, आप यहाँ पर आइए, ज़मीन मैं आपको दे रहा हूँ, इन ज़मीनों पर आइए अपना काम चालू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को टैक्स दीजिएगा और यहाँ से जितने भी आपको बन पड़े ले जाकर बेचिएगा। ठीक है ना, या इससे क्या होगा ना कि जब यहाँ पर आए सरकारी, देखिए जब विदेशी कंपनियाँ आए रूस में तो इससे 2 फायदा हुआ। एक तो रूस के लोगों को, देखिए विदेशी कंपनी आएगी तो मजदूर थोड़ी नहीं लेकर आएगी विदेश से, मजदूर तो वहीं के रहेंगे ना। तो एक तो फायदा हुआ कि जो रूस में औद्योगिकरण का शुरुआत हो गया, औद्योगिक धंधा होने लगा, रूस को लाभ मिलने लगा, टैक्स मिलने लगा, फायदा होने लगा। दूसरा ये हुआ कि वहाँ के जो वर्कर थे, वहाँ के मजदूर थे, रूस के जो मजदूर थे उनको काम मिल गया, रोजी रोटी उनकी चलने लगी। ठीक है, और तीसरा यह फायदा हुआ कि वह मजदूर बहुत जल्दी वो विदेशी कंपनियों की नीतियों को सीख गए, उनके सामान बनाने की कला को सीख गए, उनके काम करने के ढंग को समझ लिए और समझकर अपने अपना अलग अलग कंपनियां खोल दी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि मतलब इन सब चीज़ों का प्रसार हुआ रूस के अंदर क्रांति, मतलब एक कहा जाता है रूस का विकसित करने लगा, रूस अपने पथ पर चलने लगा। ठीक है, ऐसे ही नेता की जरूरत है हर जगह। अगला बात किया जाए तो व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षा के लिए बीमा एजेंसी दे दिया गया कि कहा गया ना कि यहाँ पर अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत सारे संपत्ति के मालिक है तो आपको कुछ हो जाता है तो आपको परिवार को इतने संपत्ति दिया जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता है ना LIC वगैरह, तो उस तरह इंश्योरेंस पॉलिसी की नियम निकाली गई। कहा गया कि ऐसे आपको वस्तुओं को सब इंश्योरेंस करा सकते हैं, आपके पास बहुत सारे कुछ संपत्ति है तो उसका इंश्योरेंस करा लीजिए, और उसमें यदि आग उग लग जाए या कुछ नुकसान भारी हो जाए तो उसकी भरपाई ये एजेंसी कर देगी। तो इन एजेंसियों का निर्माण किया गया। ठीक है ना, नई आर्थिक नीति के तहत। अगला, बैंकिंग व्यवस्था का प्रसार किया गया, छोटे छोटे स्तर पर बैंक बनाए गए, बैंकों के ऊपर लोगों का विश्वास जीता गया, लोगों से कहा कि आप आइए अपने बैंक में पैसा रखिए, यहाँ पर आकर अपना काम कर सकते हैं। लोगों का विश्वास जीतने का काम किया गया बैंकिंग का व्यवस्था करके। ठीक है ना, बैंकिंग का प्रसार किया गया, बैंकों का प्रसार हुआ। और बात अगला जो लास्ट जो है, ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता दी गई। यहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग थे, मजदूर थे, चूँकि उन मजदूरों के ऊपर उनके मालिकों का वर्चस्व ना रहे, पहले के जैसा कि 14 घंटा काम कराओ 7 घंटे का पेमेंट लो, ऐसा ना रहे, उसके लिए लेनिन ने क्या किया कि एक यूनियन की गठन कर दी, मजदूर यूनियन। कहा कि इस क्षेत्र में, इस कंपनी में इतने मजदूर हैं तो उन मजदूरों का एक मालिक रहेगा यूनियन, कि यदि मजदूरों में कोई किसी को साथ ऐसे कोई घटना होती है तो वह मालिक डायरेक्ट बात करेगा मालिक से, उसकी बात को सुनेंगे और सभी मजदूर उसके बात को सुनेंगे, उसी को यूनियन कहते हैं। सभी वो बोलेगा कि नहीं हड़ताल किया जाए तो सभी काम छोड़कर हड़ताल करेंगे, उसी को यूनियन बोलते हैं। तो मजदूरों की यूनियन बनाया गया। ठीक है ना, आया समझ में। अब आइए अब थोड़ा सा विदेशी नीति को भी समझ लेते हैं कि विदेशी नीति क्या था। रूस जब निकोलस द्वितीय था तो उस समय रूस के साथ में कई देशों के साथ गुप्त संधि हुई थी। कौन सी संधि? गुप्त संधि। गुप्त संधि मतलब क्या, किसी के सामने नहीं, वो संधि की गई थी कि चलिए आप मेरी सहायता कर देना, मैं आपकी सहायता कर दूंगा युद्ध में, इधर उधर जहाँ भी। तो रूस ने कहा कि लेनिन ने कहा कि इन सारे संधियों को समाप्त कर दिया जाए, ये संधि अच्छे नहीं है, ये सारे संधियों को नष्ट कर दिया जाएगा, सारे संधियों को खत्म कर दिया गया, कोई संधि नहीं रहेगी, जो रहेगी जनता के सामने रहेगी। ठीक है ना, ऐसा समझ में। फिर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीयता का सिद्धांत दिया गया। राष्ट्रीयता कहते हैं बड़ी खतरनाक सिद्धांत था। बाकी सब पूंजीपति देश अमेरिका, इंग्लैंड, ये तो पहले से बौखलाए थे।
और उसमें भी राष्ट्रीयता का सिद्धांत दे दिया लेनिन ने। क्या कहा कि मेरे ही देश में नहीं, रूस में ही नहीं, ये विश्व के किसी भी देश में जहाँ पर इन गरीब मजदूरों और किसानों को सताया जाएगा वहाँ पर मैं मदद करूँगा उन गरीबों और किसानों को, ऐसा नीति दे दिया। ठीक है ना, वो मेरे पास आए, मैं उनकी मदद करूँगा और हर जगह साम्यवादी व्यवस्थाओं का गठन करना शुरू कर दिया। अभी से जो था अमेरिका ये सब बौखला गए एकदम, मतलब क्या जाता है एकदम पूरा गुस्सा में आ गए कि अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर रहे हैं पगला। ठीक है, अमेरिका जो है तेज है ना, वो जाने लगा कहाँ पर, अंदर पहुँचने लगा रूस के अंदर। जो वहाँ की व्यवस्था थी, वहाँ के पूंजीपतियों थे, उनको फोड़ने लगा, उनके बीच में झगड़ा करके उनको अलग करने का प्रेरणा। लेकिन जब तक लेनिन था तब तक ये कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना। तीसरा जो था साम्राज्य विदेशी नीति, वही तो अभी बताया आपको, विदेशी नीति। क्या किया कि जितने भी विदेशों में ऐसे ऐसे लोग थे, कहीं पर भी तो समाजवादी मिल ही जाएंगे, कहीं के साम्यवादी मिल ही जाएंगे, तो इन साम्यवादियों का एक गठन किया, एक ग्रुप बनाया और उसका एक मीटिंग रखा कहाँ, मॉस्को में, राजधानी में। उन्हें बुलाया कि साम्यवादी के प्रसार करने के लिए, गरीबों की सरकार बनाने की हर जगह पूरे देश से लोग पहुँचे। वहाँ पर इसकी मीटिंग की गई, वहीं पर नीति दिया गया कि हर जगह मेरा सपोर्ट रहेगा जो साम्यवादी शासनीय व्यवस्था बनाते हैं, और सोवियत संघ की गठन हुई। ठीक है, 1921 में कुछ यहाँ पर है, थोड़ा सा लिख दिया। 1921 में इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संधि हुई, इंग्लैंड के साथ में मतलब कि मित्रता हुई व्यापार को लेकर, व्यापारिक खरीद बिक्री को लेकर। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कम्युनिटन, कम्युनिटन की स्थापना क्या कहलाता है, कम्युनिटन को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए कम्युनिटन क्या है, तो जो लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया गया था ना, उनका एक ग्रुप बनाया गया था, यूनियन बनाया गया था पूरे देश के साम्यवादी नेताओं का, साम्यवादी लोगों का। तो ऐसे साम्यवादी लोगों के समूहों का, उस यूनियन का नाम दिया गया कम्युनिटन। कम्युनिटन, उन समूहों का क्या नाम दिया गया, कम्युनिटन, कम्युनिटन नाम दिया गया। तो कम्युनिटन की स्थापना 1919 में हुई थी। कम्युनिटन की स्थापना 1919 में की, किसने, लेनिन ने। ठीक है ना। आइए कुछ और जान लेते हैं दूसरे स्लाइड में। तो आइए थोड़ा सा और बच्चा हो, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोगों का। तो आइए इसे समझते हैं हम लोग। देखिए बोल्शेविक क्रांति जब हुई थी ना, तो यहाँ पर ये आपको ये पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है ना। बोल्शेविक क्रांति के रूस पर क्या प्रभाव था, इस प्रभाव को जो भी हम पढ़े उसी को थोड़ा शॉर्ट में आ जाता है कभी कभी ना, कि बोल्शेविक क्रांति के रूस पर क्या प्रभाव पड़ा था, लिखें, वर्णन करें। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न कि स्वेच्छाधारी जारशाही का अंत हो गया। जो शासनीय व्यवस्था थी, जो शासन लोग थे, जो शासन करते, जैसे निकोलस द्वितीय जार, ये सब इनका अंत हो गया। पहला तो ये खत्म हो गया, फिर इनका अंत हो गया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है। दूसरा बात किया जाए तो सरबराह वर्ग का अधिनायक की स्थापना हुई, सरबराह वर्ग के अधिनायक की स्थापना हुई, अधिनायकवाद की स्थापना हुई, यानी सरबराह वर्ग का विस्तार होने लगा पूरे देश में, यानी पूरे विश्व में इसका विस्तार होने लगा। लोगों ने इनके पथ पर चलने लगे। माने बहुत सारे देश की बात किया जाए ना, तो सभी देश लगभग बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से उभरने लगा। ठीक है ना। उन्हीं देशों में भी गरीबों की सरकार बननी शुरू हो गई। ठीक है ना। अगला की बात किया जाए तो एनईपी का प्रसार हुआ, यहाँ पर न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, जो भी आपको समझा, नई आर्थिक नीति का प्रसार, और सबसे पहले स्थापना हुआ, ये वाला पहले रहना चाहिए। ठीक है ना। एनईपी का स्थापना हुआ। ठीक है। उसके बाद इसका प्रसार हुआ, इसके बारे में प्रचार किया गया, लोगों तक पहुँचाया गया। ठीक है ना। इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया, इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया, यानी रूस को धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये सबसे बड़ी यहाँ पर यह फायदा हुई कि रूस जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया। यानी यहाँ पर किसी भी धर्म का कोई खास नहीं रहेगा, जो जिसको मर्जी जो धर्म वो मान सकता है। ठीक है ना। रूसीकरण की नीति अपनाई गई, यहाँ पर आपको समझाया अभी, रूसीकरण विदेश नीति में था, रूसीकरण की नीति अपनाई गई। इसका जो अपनाई गई थी उसका परित्याग कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया। रूसीकरण की नीति अपनाया था कौन, वो निकोलस द्वितीय। ठीक है। तो उसको यहाँ पर छोड़ दिया गया। ओके। क्रांति के विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्रांति के रूस पर प्रभाव था, क्रांति के विश्व पर प्रभाव था। तो विश्व की बात किया जाए ना, तो पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार लाया गया, आर्थिक सुधार लाने का प्रयास किया गया। जो पूंजीवाद थे उनको औद्योगिकरण को बुलाकर उद्योग धंधा में इसमें सुधार लाने का व्यवस्था किया गया था। सरबराह वर्ग का उदय हुआ था, यानी कि रूस के जैसा ही अन्य देशों में भी इसका जो स्थापना होने लगा था, इसके नीति पर चलने वाले लोग वो पैदा होने लगे थे। ठीक है ना।
साम्यवादी सरकारों की स्थापना होने लगी थी। हर जगह देखा जाए तो साम्यवादी सरकार बनने लगी थी, साम्यवादी लोगों की स्थापना होने लगी थी। कहा जाता है अंतर्राष्ट्रवाद का जो प्रोत्साहन था वह बढ़ गया था। अंतर्राष्ट्रवाद का प्रोत्साहन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह क्या किया था कि जो बोला था कि जिसको भी समस्या हो, जिसको भी प्रॉब्लम हो, वह आकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेरे से बात कर सकता है, मैं उसका मदद करूंगा। ये सब इसके यहाँ पर चालू हो गया। ठीक है ना। अगला बात किया जाए तो साम्राज्यवाद का पतन हो गया। साम्राज्यवाद के पतन बहुत तीव्र से हुआ। साम्राज्यवाद का पतन हुआ और ये साम्यवाद का गणना हुआ। साम्राज्यवाद का पतन और साम्यवाद उभर कर निकला। ठीक है। नया शक्ति संतुलन बना, यहाँ पर एक नया शक्ति, नया पावर मिला। ठीक है ना। तो ये सारे चीज हम लोगों ने पढ़ लिए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी से शॉर्टकट में देख लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, तो बात आती है लेनिन के मृत्यु के बाद। जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद लेनिन का क्या हुआ, रूस का क्या हुआ, देश का क्या हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, लेनिन के मृत्यु के बाद रूस का नया सम्राट बनता है स्टालिन। थोड़ा सा स्टालिन के बारे में सुन लीजिएगा। ठीक है ना। स्टालिन, ठीक है ना, इसे स्टील का आदमी कहा गया था। स्टील का आदमी, स्टील समझा ना, स्टील धातु, स्टील का आदमी बोला गया था। क्यों, ध्यान दीजिए, इसके काम को देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना। कुछ हानि हुआ तो कुछ लाभ भी किया। ये लौह पुरुष था, इसे लौह पुरुष का नाम दिया गया। और अभी आपको पंचवर्षीय योजना बताए हम, 5 वर्ष की योजना। तो यहाँ पर ये स्टालिन जो था 5 वर्ष का योजना लेकर चला था। तो ये साम्यवादी ही, ठीक है ना, ये भलाई चाहता था और उसका, लेकिन इसके जो काम करने के जो तरीका थे ना थोड़ा सा अलग थे स्टालिन का। ये 5 वर्षीय योजना लेकर आया और कहा कि 5 वर्ष एक टारगेट बनाया कि 5 वर्ष मैं समय लेता हूं और 5 वर्ष के अंदर इतना विकास कर देना है। 3 पंचवर्षीय योजना बनाया था, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा स्टालिन ने कितने पंचवर्षीय योजना बनाया, 3 पंचवर्षीय योजना में यह प्रयास किया था कि पूरे रूस को बदल कर रख देना है। क्योंकि लेनिन के बाद अभी बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो कि अधूरे थे, बहुत सारी समस्याएं थी रूस में। ठीक है ना। अब देखिए इतने सारे समस्या को लेनिन अकेले कैसे सॉल्व कर सकता है। ठीक है ना, इसके लिए समय लगेगा ना। तो लेनिन की मृत्यु के बाद भी बहुत सारी समस्याएं थी रूस में। ठीक है। स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना बनाकर और उस पर लग गया और उसमें ऐसा घुसा, ऐसा लग गया कि मतलब बाहरी दुनिया की बात भी नहीं सुनता था अपने काम के अलावा, विकास करने के चक्कर में। ठीक है ना, विकास 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 करना है हमें, बाहरी दुनिया की बातों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। ठीक है ना। इसने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम सामूहिक कृषि विफलता। क्या किया ना कि जितने भी लोगों को आज़ादी मिली थी लेनिन के समय में कि आप लोग ध्यान दीजिएगा खेती कर सकते हैं, किसान अपना खेत दिया गया था, खेती कर सकते हैं। ठीक है। खेती करने के बाद में आप सरकार को नियत धनराशि पहुंचा दीजिए, अपना जितना हो सके रख दीजिए। किसान बहुत खुश थे भाई ना, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, अरे कितने आनंद से खेती करो, उगाओ जितना मर्जी, और सरकार को नियत दे दो, अपना सारा है। ठीक है। इस चीज़ को स्टालिन खत्म कर दिया। ये क्या किया, सामूहिक कृषि किया। ये अपना एक कृषि फॉर्म बनाया, कृषि फॉर्म, इसका खोल नाम है शायद, खोल नाम है। ठीक है ना। सभी बच्चे कमेंट में लिख देंगे खोल, कमेंट में लिखेंगे जरूर, याद रहेगा। खोल सामूहिक कृषि व्यवस्था बनाए, फॉर्म बनाया, एक कृषि फॉर्म बनाया और किसानों से कहा, मजदूरों से, किसानों से कहा कि आप आइए और ये कोल फॉर्म जो कृषि फॉर्म है इसमें काम कीजिए। आप सरकारी हो गए, आपको सरकारी नौकरी दी जा रही है। किसानों को तो लाभ मिल रहा था ना, अपना खेती करने से बहुत ज़्यादा धन उपजा रहे थे, एक हिस्सा दे रहे, कुछ हिस्सा दे रहे थे सरकार को, उससे इस परंपरा को छीन लिया गया, उनके ज़मीनों को छीन ली गई। छीन कर उस पर कृषि फॉर्म बना दिया स्टालिन ने। अब बनाकर कहा कि यहाँ पर आइए काम कीजिए, आपसे काम करवाया जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद आपको जो हो सके वो दिया जाएगा। ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो मार्क्सवादी सिद्धांत था उसको ये छोड़ दिया, लेनिन का जो सिद्धांत था उसे छोड़ दिया। ठीक है ना। इससे किसानों के बीच में एक आक्रोश पैदा होने लगा, आवाज़ें उठने लगा। याद कीजिए लेनिन की एक दोस्त था टार्स्की को देश निकासा दे दिया गया, स्टालिन ने देश ने निकाल कर फेंकवा दिया, जाओ यहाँ से। टार्स्की आवाज़ उठा रहा था ना, लेनिन की नीति वाला था, तो उसे भी हटा दिया गया। यहाँ पर नई अपना व्यवस्था लगा दिया, किसने, स्टालिन ने। ठीक है ना। स्टालिन ने अपना व्यवस्था लगाया। ठीक है। ये तो हुआ किसान पर, मतलब यह एक तरीके से तानाशाह शासक बन गया। देखते देखते अब क्या हो जाए, विकास करने के चक्कर में यह भूल गया उदारवादी क्या है।
एक तानाशाह शासक बन गया और इस शासन व्यवस्था के कारण लोग इसका विरोध करने लगे थे, पार्टियां बनने लगी थी। अब ये पार्टियों जितने पार्टियां बनती सबको उठवा उठवा कर फेंकवा देता था, देश के बाहर ही मरवा देता था। ठीक है, देश के बाहर मरवा देता था, देश के बाहर फेंकवा देता था। ठीक है, ये पार्टियों को उठाकर। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, लेकिन कुछ अच्छा भी काम किया, बहुत अच्छा। जैसे कि यह युद्ध में भाग लिया, चीन और वियतनाम के साथ में युद्ध में भाग लिया ये। कौन? रूस। कौन? स्टालिन। और युद्ध में भाग लेने के बाद युद्ध को जीता और अपने जो व्यवस्थाएं थी उस गौरवशाली व्यवस्था को बढ़ाया। जो रूस की जो गौरव थी, जो प्रतिष्ठा थी, जिसमें कमी आई थी, उस कमी को यह ऊपर कर दिया। और इसका भी नाम और बड़े बड़े देशों में के साथ लेना, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के साथ में लिया जाने लगा। और यह पहला ऐसा देश कहलाया जो साम्यवादी देश का अगुआ कहलाया है। याद रखिएगा, ये साम्यवादी जितने भी देश थे उन देशों में साम्यवादी देशों का इसे अगुआ कहा गया। किसको? रूस को। ठीक है ना, यह अग्रसर था, आगे बढ़ता था उस साम्यवादी देश के रूप में। ठीक है, तो इस तरह स्टालिन की जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था चली। ठीक है ना, इसके बाद स्टालिन की मृत्यु हो जाती है 1953 में। ध्यान दीजिएगा, स्टालिन की मृत्यु कब होती है? 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। और स्टालिन की मृत्यु के बाद वहाँ की नया राजा, नया सम्राट, नया नेता निकिता ख्रुश्चेव बनता है 1953 में। निकिता ख्रुश्चेव 1953 में बनता है और 1964 तक ये रहता है सत्ता में। निकिता ख्रुश्चेव जो था ना, वह स्टालिन के जैसा नहीं था और नहीं लेनिन के जैसा था, उदारवादी था वो। ध्यान दीजिए, कैसा? तो उदारवादी नीति के, सबके मैंने बातों को सुनने वाला, उनके बातों को मदद करने वाला, जो जैसा कहता था वैसा सुन लेता था, कर देता था। ठीक है ना, उदारवादी बिल्कुल था। इससे भी ज़्यादा उदारवादी ये था, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। उदारवादी था। ठीक है, मतलब क्या? स्टालिन जैसा बिल्कुल नहीं था। तो इसके ही मतलब राज्य साम्राज्य में जो अमेरिका था, अमेरिका को याद है ना आपका, जो समाज को लेकर उसके गुस्सा एक अंदर भरा हुआ था, तो गुस्सा को उसको मौका मिल गया निकालने को, तो इसके ही राज्य में एंट्री किया। लेकिन इसके बाद ये 1964 तक चला। ठीक है ना, बहुत समय तक नहीं चला, 1964 तक इसका राज्य चला। इसके बाद रूस का अगला राजा बनता है उत्तराधिकारी लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव यहाँ के राजा बनता है। ठीक है, लियोनिड ब्रेजनेव यहाँ के नया राजा बनता है, नया नेता बनता है। और ये द्वितीय स्टालिन कहलाता है। ये आ गया आपका ऐसा स्टालिन के जैसा, बिल्कुल स्टालिन के जैसा सख्त स्टील बॉडी वाला, लोगों को बात को ना सुनने वाला, अपना विकास करने वाला। ठीक है ना, तो इस समय जो अमेरिका था फिर थोड़ा सा धीरे हो गया। राजा हो तो ऐसा ही स्टालिन जैसा, एक देश के विकास करे। ठीक है ना, कुछ हानि हो तो कुछ लाभ भी मिले। सबकी बात तो सुनो, सबकी बात आप सुनेंगे तो समस्या होगी। क्या समस्या होगी? समझ रहे हैं ना, सबकी बातों को सुनते चलेंगे तो लोग कहेंगे ऐसा, कहेंगे वो कहेंगे। आप कोई कहेगा कि ये सही है, तो कोई कहेगा कि नहीं ये गलत है, तो कोई और कहेगा कि नहीं ये सही है। सबकी बात तो सुनते रहो, इसलिए सबकी बात नहीं सुननी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर यह हुआ कि लियोनिड ब्रेजनेव एक बार फिर से द्वितीय स्टालिन के जैसा राज शुरू किया। लेकिन यह 1964 से 1985 ही तक चला। 1985 के बाद वहाँ पर फिर से एक नए नेता की आगमन हुआ, जिसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव वहाँ का राजा बना। और वहाँ के राजा को लेकर वह उदारवादी, देखिए यह फिर से एक बार उदारवादी, एक स्टील बॉडी, फिर एक उदारवादी, एक स्टील बॉडी, एक उदारवादी, ये क्रम में चला। उदारवादी रहा ये इतना उदारवादी कि जो जैसा कहता था ये बिल्कुल वैसा ही करता था। ठीक है ना, जिसने जो कह दिया वह कर दिया। ठीक है, और यह वैसा ही किया। तो इसके समय में अमेरिका मारा एंट्री, वो भी मौका का तलाश में था ना, घुसने के बाद में वो वहाँ के जो लोग थे ना, उन लोगों के बीच में कहने लगा कि नहीं आप एक प्रधानमंत्री बना है, आप भी एक प्रधानमंत्री बनेगा तो अच्छा रहेगा ना, दो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अब मतलब देखिए ऐसे ही नहीं हुआ, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में 2 प्रधानमंत्री, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू से वादा कर चुके थे महात्मा गांधी, एक हुआ तो इंग्लैंड पाकिस्तान वाला था, तो दोनों के बीच में कभी किससे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो बाद देश बांट दिए गए कि तुम वहाँ का प्रधानमंत्री, तुम यहाँ का प्रधानमंत्री। तो उसी तरह यहाँ पर भी हुआ कि अमेरिका घुसा तो लोगों को फोड़ने लगा कि अभी आप ऐसा अपना एक पार्टी बनाइए, पार्टी बनी, वो पार्टी बनी, अलग करके पूरे रूस को बंटवारा कर दिया, पूरे रूस को अलग अलग भागों में बांट दिया। ठीक है ना, अब अंततः में क्या किया कि ध्यान दीजिएगा,
अंततः में रूस थोड़ा सा बचा, जो रूस एक बहुत बड़ी एरिया था, आज भी बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है ना। अभी आप जानते हैं कि आज भी बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन और भी बड़ा था। उसे अमेरिका ने क्या किया, तोड़ दिया। तो अलग अलग देश बन गए वहाँ पर, तो अलग अलग देशों के अलग अलग राजा बन गए, ठीक है ना। 1991 तक रूस का विघटन हो गया, बिल्कुल 1991 तक विघटन हो गया। 1991 के बाद वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने वो क्या किया कि 1991 के बाद में वो अपने रूस को अलग कर दिया कि मैं रूस अलग हो रहा है। अब जान लीजिए जिसके एक बड़ा सा समूह, देशों का समूह जो है वह अब अलग हो रहा है, ठीक है। सभी देशों की हालत खराब होगी, तो कुछ देश साथ में हो गए, कुछ देश अभी भी अलग, ठीक है ना। तो ऐसी व्यवस्था हुई, तो इसका विघटन जो हुआ था 1991 में हुआ था। ये था हमारा दूसरा चैप्टर, पूरा आज खत्म हो गया, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे कि धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके कमेंट की मुझे इंतजार है कि किसने कि कौन बच्चा कितना पढ़ता है, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा कि और भी बच्चे इससे पढ़ सके। और मिलते हैं हम लोग तीसरे चैप्टर के साथ में। और आज के लिए बस इतना ही, आज पूरा चैप्टर खत्म हो गया। चलिए आज के क्लास हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।